अच्छा, जिसने केस नहीं लिया ना, जिसका फर्स्ट सेशन है, वो काइंडली ये केस ले लें, क्योंकि ये लास्ट टाइम मैंने दिखाया था टॉक्स में ये केसेस। मैं कोशिश करता हूँ हर सेशन में नए केसेस दिखाऊं आपको। कौन लेगा ये? कोई अटेम्प्ट कर ले, एक ही बंदा, ताकि इसको फिर हम डिस्कस कर लें। इमेज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलें खैर। डॉक्टर जहीम है, चलें डॉक्टर जहीम आप ही ले लें। सर एमआरआई कॉर्नल इमेज है, T2 इमेज हम्म, है, फैट सैचुरेटेड सर उसमें। सर बायलेटरली enlarged hyperintense kidneys with the numerous hyperintense foci of variable sizes। और उसके अलावा हम्म। सर मल्टीपल cystic structures, mounted to hyperintense cystic structures appreciated also in the liver। Topmost diagnosis would be polycystic kidney disease with associated concomitant polycystic liver disease। हम्म। ठीक है, लेकिन अगर इसकी आप बोन्स देखें तो ये चाइल्ड वाली बोन्स हैं, ठीक है। और जो आपको सिस्ट नजर आ रही हैं वो इतनी छोटी हैं कि बिल्कुल ही डॉट डॉट किस्म की, कोई इस तरह पॉलीसिस्टिक अडल्ट वाली जो होती है वो नहीं है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव जो यस सर, किडनी ऑटोसोमल डिजीज होती है रिसेसिव बच्चों पॉलीसिस्टिक में, किडनी ठीक है, डिजीज में। वो होती है। तो उसके साथ जब आपको लिवर में सिस्टे मिल जाए ना, तो ऑलवेज थिंक ऑफ कैरोलीज डिजीज हेपेटिक विच हैज फाइब्रोसिस। हेपेटिक फाइब्रोसिस भी होती है और साथ कैरोलीज डिजीज भी होती है। तो कैरोलीज डिजीज का इसका ज्यादा आप सस्पिशन लिखेंगे, लुक फॉर अदर सेक्शन फॉर सेंट्रल डॉट साइन, जो इसमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप जब बाकी सिग्नल्स देखेंगे ना, उसके बाकी एक्सियल स्प्लाइसेस वगैरह, तो उसमें आपको सेंट्रल डॉट साइन भी आएगा। तो सेम केस उसमें आपको दिखाते हैं, अल्ट्रासाउंड में दिखाते हैं, तो सर अल्ट्रासाउंड ये में जो भी आपको सिस्टिक, सर क्वेश्चन ये था कि वो जो सिस्टिक हाँ स्ट्रक्चर्स लिवर में थे वो इंट्रापैटिक बिली डायलिटेशन थी। हाँ, वो कैरोलीज थी, उनकी डायलेटेड वो थी बिलियरी डक्ट। उस पे आप इस सेक्शन पे तो आप नहीं कह सकते, आपकी अप्रोच सही थी। आप ये बोलेंगे ना कि कंसिडरिंग कि ये जो बैकग्राउंड बोन्स है ये एक चाइल्ड का लग रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो आई वुड लुक इन अदर सेक्शंस टू रूल आउट कैरोलीज डिजीज। अब इसमें भी देखें तो आपको जब ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, उसमें इनलार्ज किडनीज मिलती हैं और एकोजेनिक छोटे छोटे फसाए मिलते हैं। अब इसमें आपको उस तरह सिस्टेम नहीं मिल रही जिस तरह एडल्ट में मिलती है। लेकिन दिस इज आल्सो द केस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। ये आपको इस तरह अल्ट्रासाउंड में उसमें दिखा सकते हैं। जब वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, हाँ, तो उसमें बड़ी बड़ी हमें सिस्टेम मिलती है, तो उसमें हमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ हमें वो भी मिल सकती है, उसमें भी लिवर में भी सिस्टम पॉलीसिस्टिक मिलती लिवर है, डिजीज। लिवर डिजीज में हो सकती है। जैसे एसोसिएशन कर रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग अच्छा जी। एसोसिएशन होती है कैरोलीज के साथ। सर क्वेश्चन ये है कि हम्म, जो अभी अल्ट्रासाउंड आपने दिखाया उसमें किडनीज की हाँ। एक्ोजेनिसिटी भी रिलेटिवली एज हम्म, कम्पेयर टू नॉर्मल हम्म, इन रेज थी ना। हाँ, रेज्ड और इनलार्ज तो, किडनीज। तो तो अभी मल्टीपल बिलियरी हेमाटोमास भी इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन कल मैंने आप लोगों को एक स्लाइड दिखाई थी, उसमें किस तरह छोटे 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 मल्टीपल आते हैं। वो मैंने आप लोगों को कहा था कि रेडियोपीडिया में से भी देख लें। तो बिलियरी हेमाटोमा इस तरह होंगे, उसमें इतनी बड़ी सिस्टें नहीं होंगी, और साथ कंजेनिटल हिपैटिक फाइब्रोसिस भी होती है। ये हमने चार टाइप्स पहले एक उसमें डिस्कस कर चुके थे। और अर्ली प्रेजेंटेशन, जितनी अर्ली प्रेजेंटेशन होगी उतनी पुअर प्रोग्नोसिस, क्योंकि पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया के साथ ये, या पॉटर सीक्वेंस के साथ ये वो करते हैं। और पॉटर सीक्वेंस का भी हमने एक पेशेंट शायद देखा था, उसमें एक केस टॉक्स में देखा। अच्छा जी, एक तो ये ऑटोमेटिक आगे जा रहा है आज। सेंट्रल डॉट साइन में हम श्योर हो जाएंगे ना, वरना कम्युनिकेशन विद वो है बिलियरी डक्ट्स, आपको अगर कंफर्म हो रहा है तो वो भी कैरोलीज का ही है। जरूरी नहीं आपको सेंट्रल डॉट मिले, लेकिन आपने वो कम्युनिकेशन विद द बिलियरी डक्ट्स आपने देखना बोला। अच्छा जी।
ये बताएं। हेमन जॉइंट बच्चे लिए लिवर का क्या है बच्चे का? हेमन जॉइंट ह्यूमा ऑफ द लिवर जो बच्चों में होता है। देखें, अभी आपने एनाटॉमी को अप्रिशिएट करना है। ये रिब केज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेन का कोई पोर्शन आ रहा है, और ये इन बिटवीन एक चीज़ है। इसमें ज़्यादा अच्छी तरह नेक आपको स्कल नज़र आ रहा है, नीचे आपको ये चेस्ट नज़र आ रहा है, तो ये कौन सा एरिया हो गया? नेक में आपको एक मैस मिल रहा है, इस पे हाइपर सर इकोइक नेक है, और इस पे अपर हाइपर चेस्ट में इकोइक। तो हाँ, नेक पे है, नेक में मैस है और इतना ज़्यादा हाइपर वेस्कुलर है। सिस्टिक हाइग्रोमा जो होगा, सिस्टिक हाइग्रोमा जो होगा वो इतना सॉलिड नहीं होगा और इतना हाइपर वेस्कुलर नहीं होगा। हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा इस तरह नेक में उसकी लोकेशन एटिपिकल। ये इमेज ना आपके टॉक्स में ये जो मैंने लगाई है ना, कॉपी पेस्ट आती है मेरे ख्याल से इंटरनेट में, इंटरनेट से उठा के डालते हैं। ये पास्ट टॉक्स में आपने शायद किसी ने देखी भी होगी, नहीं देखी तो ये आती है, एग्जैक्ट यही इमेज डालते हैं। ये मेरे ख्याल से नेट की कोई इमेज है, किसी वजह से। हाँ, सैमसंग ने सही बोला, थायराइड है। ये फीटस में भी ना इनलार्ज वो हो सकता है, तो इसकी एसोसिएशन है मैटरनल ग्रेव डिजीज के साथ। जो मैटरनल ग्रेव डिजीज ये ट्रीटमेंट ले रही होती है पीटीयू की, उसके साथ इसकी वो है। फिर ये पेशेंट साथ पॉलीहाइड्रोमियास के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, और एक सिंड्रोम इसके साथ एसोसिएटेड होता है, ये पेनड्रेट सिंड्रोम, जो ऑटोसोमल रिसेसिव है। उसमें यूथायराइड गोइटर होता है और साथ सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस होती है पेशेंट को जब वो आगे पैदाइश होती है उसकी। तो ये इनलार्ज गोइटर था उसमें बच्चे में, तो इस तरह भी आपको केस ये लगाते हैं, ये वाला केस। ये रेयर है लेकिन पास्ट टॉक्स में आया हो। अच्छा जी, ये तो हमने उसमें देखे पहले भी। ये तो मल्टीपल हमने देख लिया ना, कल भी ये केस देखा था। तो पिछला केस आप देखना चाहते? मेनिंजियल एनहांसमेंट, बेसल मेनिंजियल एनहांसमेंट। एक मिनट, कोई पिछला केस का वो पूछ ले। ये लास्ट केस है, फिटल मेथड, हाँ, बेसिलर मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसके हमने डिफरेंशियल किए थे कि हमारे सेटअप पीटीबी सार्कोइड, और उसका स्प्रेड भी होता है। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि लेप्टोमेनिंजियल स्प्रेड होते हैं जिनका, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट ये इस तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। एक और हमने वो किया था, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, एक और भी। तो इसमें भी आप सर देखें तो वो इसमें सेजिटल बेजिलर बेजिलर इन ये सारा आपके इन्हेंसमेंट हो रही है, ठीक है। डिफरेंशियल में आएगा लेकिन ये पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में एनहेंस कर। अच्छा जी, ये सर क्लेब्सियर निमोनिया और कंसोलिडेशन राइट अपर लोब की। और सर एबीपीए भी और इधर भी है, इधर भी है। टीबी। सब एपिकल फाइब्रोसिस बाइलेटरल, उसमें हम्म, सार्कोइडोसिस या फिर बाइलेटरल फाइब्रोसिस है। एपिकल इसमें डीडी आ जाएगी, बाइलेटरल एपिकल एंकाइलोजिंग फाइब्रोसिस की। स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बोन्स जो है वो बैकग्राउंड पे इतनी वो अच्छी अप्रिशिएट नहीं है। और पेरिफेरल कंसोलिडेशन भी है, एक पूरा लोबार कंसोलिडेशन है। एसिडिक निमोनिया में होता है पेरिफेरल कंसोलिडेशन ये जो। भी है, देखें ना, मल्टीपल कंसोलिडेशन है, ये वाली प्रोजेनिक तो बड़ी ऑर्गेनाइजिंग लोबार। निमोनिया। तो इसके डिफरेंशियल्स में आ जाएंगे। ये वाला देखिए बहुत ज्यादा सॉलिड बन गया, हाँ तो जी, ये ऊपर वाला रिवर्स सेक्शन नहीं बैटरी दिखाया आपके पास। उसमें, लेकिन यहाँ मल्टीपल इधर ये वाली कंसोलिडेशन भी नजर आ, ये वाली जो है।
तो इसके डीडीज होते हैं, हमने पिछले उसमें देख लिए थे। ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया, क्रॉनिक, ऊपर कोविड, ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, ये टॉप पे एसिनोफिलिस आएंगे। निमोनिया। बाकी जो हमने कहा था कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में वो फिर वेज शेप्ड होती है, ओपेसिटी होती है, पल्मोनरी इंफार्क्ट को जो शो करती है। अच्छा जी, ये भी पहले दिखाया था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस टाइप सेंट्रम सेमीवेल में हाइपरटेंसिटी है। टाइप ये बेलोसेंट्रिक है। देखिए इसमें ये वाले अप्रिशिएट करें जो हाइपोइकोइक आपको इसमें नजर आ रहा है। इधर एक ये आ रहा है, इधर ये आ रहा है। जो मैंने पिछला बालो कॉन्सेंट्रिक दिखाया था उसमें बिल्कुल ही अनियन रिंग इस तरह नजर आ रही थी क्लासिक। इसमें बहुत ही सटल सा नजर आ रहा है। तो ये भी बालो कॉन्सेंट्रिक है, सही है। इसमें इवन डिफ्यूजन में भी इस तरह नजर आ रहा है। ये एक और केस है। जब भी आपको इस तरह अल्टरनेटिंग अनियन रिंग्स टाइप ऑफ सिग्नल्स मिल जाते हैं, अब इसमें ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है कि ये कि अंदर। तो दिस इज द बालो कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ मल्टीपल स्क्लीरोसिस। अगर एक एनलार्ज सा मिल जाता है और इनकम्प्लीट रिंग होती है तो वो हमने कहा था मार्बर्ग वेरिएंट होता है, जिसकी बड़ी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। और जो ट्यूमिफेक्टिव होता है वो भी इनकम्प्लीट रिंग एनहेंसमेंट और लार्ज लीजन के साथ आता है, लेकिन जो ट्यूमिफेक्टिव होता है उसका मैस इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो ये एमएस के जो 3 टाइप्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और केस है वो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा, स्लाइड के बाद, जो उससे रिलेटेड है। तो ये बालोसेंट्रिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो टाइप, ये तो मैं मल्टीपल दफ़ा आप लोगों को दिखा चुका हूँ। म्यूकोसील है, हम्म, म्यूकोसील ऑफ अपेंडिक्स। म्यूकोसील म्यूकोसील, ठीक है। म्यूकोसील ऑफ अपेंडिक्स, और साथ आपको राइट वो, साइड, हाँ, राइट इलेग फोसम। साथ आपको वो कर्वीलीनियर कैल्सिफिकेशन भी दिखाते हैं। फिर इसी लोकेशन पे थोड़ा सा आपको नॉर्मल अपेंडिक्स मिलेगी और एक और सिस्टिक स्ट्रक्चर मिलेगा, तो वो मिकल्स डायवर्टिकुलाइटिस भी दिखाते हैं। उसमें ये होगा कि वो इट इज इधर इलियोसिकल जंक्शन के थोड़ा सा प्रॉक्सिमली आपको एक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब नजर आ रही होगी और अपेंडिक्स नॉर्मल पड़ा होगा। तो मिकल्स डायवर्टिकुलाइटिस आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। और न्यूक्लियर स्कैन में भी उसकी क्लासिक इमेज जो होती है वो दिखाते हैं। और सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई का हमने कहा था, जब ये रप्चर हो जाता है तो दूसरा इसको बायोप्सी करनी पड़ती है टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द कार्सिनोमा। और जब सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई या कैंसर की सस्पिशन होती है तो इसकी कोलेक्टमी करते हैं, पार्शियल कोलेक्टमी करते हैं। सर काइंडली एक बार रिविजिट कीजिएगा ये केस, मैंने क्वेश्चन पूछे थे। हाँ हाँ, पूछे। सर ये जो कॉर्नर इमेज है, हम्म, अब इसमें देखें सर, ये इनलार्ज एपेंडिकुलर म्यूकोसी नजर आ रही है, लेकिन अगर मीडियल वॉल पे देखें तो एक इनहांसिंग सॉफ्ट टिश्यू भी है उसमें, मतलब अपीयर हो रहा है कि वो है। तो ये न्यूप्लाज्म की तरफ जा सकती है, ट्यूमर की जा तरफ? सकती है ना, इसलिए तो हम बायोप्सी करते हैं। ये वाली इसमें काफी कंसर्निंग है। यानी कि म्यूसिनस न्यूप्लाज्म उस तरह की चीज हो हो सकता है, सकती है। हाँ। इसलिए बायोप्सी, इवन इमेजिंग में बिल्कुल स्मूथ वाल हो ना और सिर्फ कर्वीलीनियर कैल्सिफिकेशन है और म्यूसिनस, स्टिल इट कैन बी, इट इज नॉट डायग्नोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिंग फाइंडिंग्स। तो हमेशा आपने इसको अपेंडेक्टमी करके बायोप्सी करानी है लाजमी। अगर आपको सॉफ्ट टिश्यू ओके। कंपोनेंट इस तरह सस्पिशन हो रहा है, कभी कभी ये हमारे पास स्टैटिक इमेजेस होते हैं ना, तो उसमें ट्रू यानी पैथोलॉजी नजर नहीं आ रही होती, कभी कभी आर्टिफैक्चुअल या वो जो आपके होते हैं, क्या कहते हैं उसको। ये राइट हाँ। सबफ्रंटल में सर मैस है, हम्म, इल डिफाइंड, और वेजोजेनिक एडिमा है इसमें, हम्म, और मिड लाइन शिफ्ट है। हम्म, इसमें कोई मैस रखेंगे, ओलिगोडेंड्रोग्लाइयोमा रखेंगे हम, हम्म, कैल्सिफिकेशन भी है इसमें। नेक्स्ट। और ओलिगोडेंड्रोग्लाइयोमा या डिफरेंशियल में हम इस लिम्फोमा रखेंगे, सीएनएस। ठीक है। जब भी आपके पास सीएनएस में ट्यूमर नजर आए ना और सीटी आपको मिले, ऑलवेज आस्क फॉर एमआरआई, क्योंकि सीटी इज फॉर लुकिंग एट हेमरेज, मैस इफेक्ट, एडिमा, मिड लाइन शिफ्ट।
डायग्नोसिस ये के लिए ज्यादातर सीटी स्कैन नहीं होता। ये चीजें आपने सारी देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो एक उसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा कैल्सिफिकेशन से ब्लीड लग रहा है, तो ये ब्लीडिंग एक आपके पास लार्ज वो है। तो ब्लीडिंग कोई मेटास्टेसिस हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है। तो फर्दर आप इसको एमआरआई कराएंगे। डिफरेंशियल आपके ठीक थे। तो क्वेश्चन ये है कि वो नॉन ये कंट्रास्ट नॉन सिटी विच इज MR पे सर ब्लूमिंग का ये इफेक्ट फर्स्ट है। वाला कॉन्ट्रास्ट एनहांस था। आप बताएं। सर अगर ये कंट्रास्ट ना आता तो अगर नॉन कंट्रास्ट भी अगर हम साथ देखते हैं तो अगर उसमें हमें मतलब डेंसिटी ज्यादा नजर आती है तो फिर सर डिफरेंशियल में टॉप पे हेमरेजिक मेटास्टेसिस और हेमरेजिक ग्लायोब्लास्टोमा जो है वो टॉप पे चला जाएगा। हम्म। अब ये वाली जगह जो ये नॉन कॉन्ट्रास्ट पे हाइपर है और इस पे हाइपो है, तो लाइटली ये ब्लीड कर रहा है ये वाली जगह। बाकी ये एनहेंस भी हो रही है, लेकिन इसमें देखें तो ये T1 पे भी हाइपर इंटेंस। ये T1 है, ठीक है। सीक्वेंसेस तो आपको बेसिक आते होंगे कुछ में। और ये T2 है। तो टॉप मोस्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस कोई अगर हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंसी है तो हेमरेजिक मेटास्टेसिस हो सकती है, हम्म, सेकंड पे हेमरेजिक ग्लायोब्लास्टोमा हो सकता है सर। हम्म, ठीक है। ये दो डिफरेंशियल। और इसमें GRE में इसमें सिग्नल ड्रॉप आउट सजेस्टिंग हेमरेज। तो T1 पे हाइपर इंटेंस मेलानिन या हेमरेज होता है। आप इसमें मेलानोमा के मेट्स भी इसमें डिफरेंशियल्स में रखेंगे। तो ये मेलानोमा के मेट्स है। ये केस में लगाता हूँ, ये लर्निंग के लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट है। अब ये पल्मोनरी उसमें प्रोटोकॉल के साथ हुआ था, CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी। जब आपके पास स्कैन हुआ तो टेक ने आपको बुलाया कि ये देखें, ये तो कुछ अजीब सा हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट किधर चला गया, तो वो आपको बुलाया उसने। तो इसमें क्या हो रहा है? कौन बताएगा? लास्ट ईयर मैंने इसको दिखाया था, मेट्स। अब पल्मोनरी एंजियो है तो इसमें आपको ये देखिए ओपेसिफाई नहीं हो रही। एओर्टा ओपेसिफाई होनी चाहिए थी, नहीं हो रही, ठीक। कार्डियक फेलियर का पेशेंट है जिस वजह से डिलेड कंट्रास्ट एनहांसमेंट। वन ऑफ द डिफरेंशियल्स। लेकिन इस जगह देखें इधर क्या हो रहा है। आम में आ रहा है सर ये आम कंट्रास्ट। में आम में ये हो रहा है, ठीक है। और इसका फिर स्कैनो करके देखे तो ये सारा का सारा जो कंट्रास्ट है वो इधर निकल गया। तो कंट्रास्ट एक्स्ट्रावेसेशन इसको कहते हैं, ठीक है। फिर इसकी मैनेजमेंट को पूछते हैं। मैनेजमेंट आप लोगों के डिपार्टमेंट में ये आप सर लोगों ने शायद। प्रोसीजरल है ये कंट्रास्ट या फिस्टुलस से। जी, ये उसके लिए जो कंट्रास्ट देते हैं CT पल्मोनरी एंजियो। तो ये सर कंट्रास्ट ये कोई एक्स्ट्रावेसेशन फिस्टुलस हो गया। कम्युनिकेशन है। नहीं, ये कंट्रास्ट एक्स्ट्रावेसेशन हो गई है। ये कॉमन चीजें हैं, अगर आपके डिपार्टमेंट में देखा होगा कि आप उसको दे रहे हैं कंट्रास्ट और वो ज्यादा आगे नहीं जा रहा, वो एक्स्ट्रावेसेट हो गई। तो नॉर्मल ये प्रोटोकॉल होता है डिपार्टमेंट में, ये आपसे पूछते हैं कंट्रास्ट एक्स्ट्रावेसेशन। जो आपके स्टैटिक वो होते हैं ना स्टेशन, उसमें ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसमें प्रोटोकॉल का पूछ सकते हैं। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि कंट्रास्ट एक्स्ट्रावेसेशन होगी, आप इसको किस तरह कंटिन्यू करेंगे पेशेंट को। तो सबसे पहला जो आपने करना है कि कंट्रास्ट की इन्फ्यूजन को रोक देना है पेशेंट को, और नोटिफाई द रेडियोलॉजिस्ट यानी अपने कंसल्टेंट को बताना है अगर आप पीजी हैं। फिर आपने क्या करना है कि जो अ, उसकी इमेजेस हैं वो आप जल्दी से ले लेंगे। उसके बाद आप जो है उसमें एस्पायरेट करने का कोई फायदा नहीं होता। आपने क्या करना होता है, हाथ को ऊपर रेस करना होता है पेशेंट के, और उसके साथ आइस पैकिंग करनी होती है। आइस पैक द अफेक्टेड एरिया एंड एलिवेट द आर्म एक्सट्रीमिटी टू रिड्यूस द स्वेलिंग। उसके बाद आप 2 घंटे उसको ऑब्जर्व करते हो। उसके बाद फिर हर इंस्टीट्यूट का अपना प्रोटोकॉल होता है कि प्लास्टिक सर्जरी को कब इन्वॉल्व करना है कि नहीं। अगर 100 ml से ज़्यादा
एक्स्ट्रावाइजेशन होगी ना तो प्लास्टिक सर्जरी को इन्वॉल्व करते हैं। ये प्रोटोकॉल वो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन होता है। फिर जिसने ये आपके पास केस भेजे उसको भी आप इन्फॉर्म करोगे, और फिर पेशेंट को फ्यू डेज बाद फॉलो अप करोगे कि कोई साइन एंड सिम्टम्स तो उसको नहीं है। और पेशेंट को ये समझाएंगे कि अगर आपकी स्वेलिंग ज़्यादा होती है, पेन ज़्यादा होती है, कोई ब्लिस्टरिंग अल्सर होती है, तो इसको इमीडिएटली आप आके उसको हॉस्पिटल में चेक करें। तो ये कॉन्ट्रास्ट एक्स्ट्रावाइजेशन का ना ये स्लाइड एक आती है आपके स्टैटिक स्टेशन में। अच्छा जी। सर एक सर क्वेश्चन ये इसकी एक्स्ट्रावाइजेशन हो जाएगी तो फिर हम दोबारा से उसको कंट्रास्ट देंगे और दोबारा से सीटी करेंगे, उसके बाद अंडर ऑब्जर्व करेंगे। नहीं उसके बाद नहीं कॉन्ट्रास्ट देंगे, इसको टर्मिनेट कर लेंगे इस प्रोसीजर जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन ये है हाँ कि ये जो हाँ कंट्रास्ट की एक्स्ट्रावाइजेशन हुई है, ये हाँ सब ये सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं वो अपर लिम्ब के उनमें हो रही है या किसी वेसल के अंदर जा रही है वेन्स में एक्स्ट्रावाइजेशन? एक्स्ट्रावाइजेशन होके उसमें फेशिया में चली जाती है। ओके। हम्म, अच्छा जी ये बताए, मैं नहीं खा। हाँ ये बात ये नॉर्मल ये रूटीन की कॉम्प्लिकेशन होती है। सीटी स्कैन आप जल्दी से कर लेंगे ना, आप बाकी स्लाइड्स कंट्रास्ट नहीं गया होगा, नॉन कंट्रास्ट एक स्कैन हो जाएगा। सीटी करने का ये है कि आपको उसका एक्सटेंट पता चल जाएगा, आर्म भी साथ आपका स्कैन हो जाएगा। जैसे स्कैनों में आपने देख लिया कि किधर किधर गया, नहीं तो फिर आपको एक्सरे करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जूम वाले ने सही पकड़ा है कि आपको इधर एक सर मैस लंग मैस, मीडियल ये क्लेविकल मैथ इरोजन। है सर लंग में, तो लंग मैस। ब्रोंकोजेनिक हो सकता है। हाँ, तो शोल्डर एक्सरे भी लगा सकते हैं ना जिसमें नीचे वो है, मीडियल क्योंकि हाँ क्लेविकल इरोजन भी है। हाँ क्लेविकल की भी इरोजन लग रही है। तो इसको आपने अगर शोल्डर एक्सरे तो ऑलवेज लुक एट लंग्स। ठीक है, पेरिफेरी में भी चीजें देखें, सॉफ्ट टिश्यूज को भी देखें, ऊपर नेक को भी देखें, यहाँ भी पैथोलॉजी दिखा सकते हैं। तो अर्जेंट आप इसको सीटी चेस्ट कराएंगे विद कॉन्ट्रास्ट। इस तरह की भी फिल्म कभी कभी लग जाती है। अच्छा जी, ये कोई पिक करे तो ये अच्छा केस। रेडिएशन मीडिया। हम्म, रेडिएशन न्यूमोनाइटिस सर। हम्म। वजह सर इसमें रेडिएशन वेल पोर्ट यहाँ डिफाइंड पे जहाँ पे लगाया वहाँ पे आपको एक सर बहुत इसके बड़ा अंदर क्लू राइट मिल रहा है सर। हेमिडाफ्राम चप्पल्स भी लगे हुए हैं। मार्कली सर एलिवेटेड है। ये हाँ राइट बैक हेमिडाफ्राम कन्वेलेशन मार्क सर्जरी हुई है। डॉक्टर जहीम आप बताएं, एक बंदा है, डॉक्टर जहीम बता। सर राइट हेमिडाफ्राम में तो मार्कली एलिवेटेड है और हम्म, मतलब कोर्स ऑफ फाइन रेटिकुलर पेस्टिस नजर आ रही हैं बायलैटरल लंग फील्ड्स के अंदर। हम्म, और सर उसके अलावा ये है कि सब फाइब्रोटिक चेंजेस जो हैं वो सेंट्रम और मीडियस्टाइनम में नजर आ रहे हैं, हम्म। सेंट्रली नजर आ रहे हैं। ये रेडिएशन मीडिया स्टेनाइटिस से होता है ना, इसकी आंट मिनी टाइप केस है जिसमें आपको इस किस्म की ओपेसिटी मिलती है मीडिया स्टेनम, जिसके आगे इस तरह की इरेगुलरिटी सी होती है। तो ये तो आंट मिनी टाइप है। फिर है हिस्ट्री सर आपको ये मिल रही है कि रेडिएशन इंड्यूस फ्री हाँ सर्जिकल, डिफॉर्मेट हो गई है। हाँ सर्जिकल क्लिप्स मिल रहे हैं ना, ये सर्जरी को सजेस्ट कर रहे हैं। कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से ये मीडिया स्टेनल भी इधर से रेज्ड है। और उसके अलावा आपको एक सिस्टिक एरिया भी मिल रहा है जो बड़ा मुश्किल है इसमें पिक करना, लेकिन इसके सीटी में फिर ये आ रहा है कि इसके लंग्स में भी चेंजेस हैं आपको, कुछ फाइब्रोटिक चेंजेस, कुछ सिस्टिक चेंजेस मिल रहे हैं। और मीडिया स्टिनम में भी देखें तो उसमें आपको इस तरह की एक इरेगुलरिटी फाइब्रोसिस मिल रही है। तो दिस इज मीडिया स्टिनम फाइब्रोसिस एंड न्यूमोनाइटिस ड्यू टू रेडिएशन। सर ये रेडिएशन न्यूमोनाइटिस मतलब जो हाँ अर्ली स्टेज होती है या एडवांस स्टेज रेडिएशन फाइब्रोसिस हो गया? न्यूमोनाइटिस भी है और साथ फाइब्रोसिस उसमें मीडिया स्टिनम फाइब्रोसिस भी है। ओके। ये सर सैक्रम के ऊपर लेजन है, हम्म, रेडियो ओपेक ओपेसिटी है राइट हम्म, हेमी पेल्विस में, हम्म, डिस्ट्रक्शन है। तो ये सो बबल अपीयरेंस एसबीसी जीसीटी हम्म, और मेड्सकॉम और हम्म, कॉन्ड्रोमा को हम्म। हम
डिफरेंशियल में रखेंगे इसमें। नेक्स्ट MRI कराएंगे। नेक्स्ट और एमआरआई करेंगे, उसमें बोन फ्लूइड ट्यूमर्स, लेवल आएंगे। बोन ट्यूमर्स में ये बात याद रखना, आज आप लोग 75 लोग ले रहे हैं क्लास, ये बात याद रखना कि आपके पास एग्जामिनर लगाएगा बोन ट्यूमर्स में MRI, कभी कभी डायरेक्ट लगाएगा। ऑलवेज आस्क फॉर द एक्सरे। जो बोन ट्यूमर्स है ना, दे आर सपोज टू बी डायग्नोज्ड ऑन एक्सरेस। एक्सरे के बगैर आपने उसको बोन ट्यूमर को ख़त्म नहीं करना केस को। ऑलवेज इन प्रैक्टिकल लाइफ भी ना, आपके पास केस आता है, जो भी आपका प्रोटोकॉल है, आप अपने डिपार्टमेंट में ये प्रोटोकॉल रखें कि जिसमें भी सस्पेक्टेड बोन ट्यूमर है, बिनाइन या मेलिग्नेंट, दोनों केसेस में आपने MRI के साथ एक्सरे को ज़रूर करना है और देखना है। तो यहाँ ये एक लीजन आ रहा है सिस्टिक और इस किस्म का, जब आपने इसका MRI किया तो इसमें एयर फ्लूइड लेवल्स वगैरह आ गए, तो इसमें GCT ABC और जिसमें आपने वो डिफरेंशियल दे दिए। एक और केस मैं ग्रुप में डालूंगा, जब आपके पास एयर फ्लूइड लेवल और इस तरह का केस आ जाता है ना, तो आपने ऑलवेज अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ रखें कि ये, क्योंकि जो चीज़ मिस होती है ना, उसको आप अपने चेक लिस्ट में डालें। आप जब रिपोर्टिंग करेंगे, आप कैरियर में भी आगे जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस होंगी। तो आप ये आदत रखें कि पेशेंट को फॉलो अप लाजमी करें, और जो चीज़ आपने मिस कर ली है ना, वो अपनी रिपोर्टिंग के उसमें डाल दें। जैसे सपोज करें आपने कोई एन्यूरिज्म मिस कर दिया उसमें MRI में कोई, तो फिर आप फ्लो वर्ड्स को हमेशा देखेंगे, अपनी चेक लिस्ट में डाल दिया। DST मिस कर दिया तो आप साइनसिस को हमेशा देखेंगे। इस तरह एक और चीज़ जो मैंने देखी कि एयर फ्लूइड लेवल आया तो उसको GCT या ABC बना दिया, वो टेलेंजेक्टेटिक कार्सिनोमा भी बहुत दफ़ा निकल जाता है, और वो मेलिग्नेंट है, ये इतना मेलिग्नेंसी इनमें नहीं है, ये बिनाइन चीज़ें हैं, रेयरली मेलिग्नेंट है। तो टेलेंजेक्टेटिक कार्सिनोमा की सस्पिशन ना जब आपको एयर फ्लूइड लेवल MRI में मिले, ऑलवेज रेज करें। तो मेरे पास एक और केस है जो कि बाद में बायोप्सी शायद में टेलेंजेक्टेटिक कार्सिनोमा निकला, जिसको ABC उन्होंने या GCT बनाया था। तो वो मैं डालूंगा लाजमी, अपने चेक लिस्ट में ये चीज़ें रखें, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू एनहांसिंग कंपोनेंट लगेगा जो इसमें नहीं है, लेकिन उसमें देखें आपको डिस्ट्रक्टिव चीज़ मिल रही है, कुछ एग्रेसिव चीज़ मिल रही है, तो ऑलवेज इस चीज़ को मेंशन करें और डाउन द लिस्ट रख दें अगर आपको नहीं भी सस्पिशन है, क्योंकि ये हमेशा निकल ही आता है। अच्छा, कुछ मैंने और केसेस सर डाले थे। तो एक एक क्वेश्चन था सर जो प्लीज रेडिएशन इसके स्टार्ट के माइनस केसेस सर प्लीज एक दफा दिखा दीजिएगा, वो स्टार्ट वाले लेट ज्वाइन किया, थोड़े से मिस हो गए हैं केसेस। वो मैं और रिकॉर्डिंग सर एक लगा रहा क्वेश्चन था हूँ। रेडिएशन हाँ या हाँ बताओ। स्नाइडस था सर, हम्म, उसमें वो जो कोलैप्स हो रहा है वो उस वजह से हो रहा है, फ्रीइंग ऑफ पैल्सी की वजह से हो रहा है या जनरलाइज कोलैप्स? वो जो लोअर लोब में था, जी वो सर। सर्जिकल चेंजेस थी, उसको पहले सर्जरी हुई थी उसकी वजह से, उसमें सर्जिकल क्लिप भी थे, आपने देखे। सर वो लंग की सर्जरी हुई थी ना? लंग्स था या ब्रेस्ट था, लेकिन उसमें वो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा जी। डायफ्राम वो एलिवेट हो गया था। तो काइंडली एक बार वो केस दिखा देंगे सर, काइंडली वो एक ही वाला केस दिखा देंगे। वो रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लेना, मैं एक दूसरी स्लाइड लगा रहा हूँ, वो मैं ढूंढता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, उसमें से स्क्रीनशॉट को ग्रुप में लगा ले। असल में इधर कोई गड़बड़ होगी फिर, अभी मैं ट्रैवल भी बहुत करके आया हूँ, तो चीज़ें हैपेजेड है। इसको ख़त्म करते हैं, ये 2-3 केसेस हैं। अच्छा जी, ये केस नज़र आ रहा है। बिल्कुल। आ रही है सर स्लाइड ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट, राइट ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट है वेट। विद पोस्टीरियर हाइपरटेन्स फोकस है। सर ये MS हो सकता है तो और न्यूरोमोलाइटिस ऑप्टिका डिस्प्लेज NMO भी हो सकता है। डेविक सर, हम ब्रेन की चेंजेस देखेंगे, अगर ब्रेन में है तो MS है वरना डेविक। तो जब आपको MS के प्लैक्स होते हैं, वो उनका कोई स्पेसिफिक साइज होता है, उनसे छोटे होते हैं।
सर पेरिफेरल 1/3 को इन्वॉल्व करते हैं। पेरिफेरल 1/3 को इन्वॉल्व Two to करते हैं। साथ आपको अगर ऑप्टिक नर्व की भी इन्वॉल्वमेंट मिल गई है तो ये एनएमओ जिसकी या डेविक सिंड्रोम, और इसकी एक एसोसिएशन होती है किस चीज़ के साथ जो हम उसके टेस्ट करते हैं? डेविक सिंड्रोम की किस चीज़ के साथ एसोसिएशन है? सर नहीं याद है। जिसको याद है वो बता दे। मैंने केस रिपोर्ट किया था उसमें। तो एंटीबॉडी टेस्ट की बात हाँ। कर रहे हैं। हाँ हाँ एक्वापोरिन हाँ, एक्वापोरिन 4, ठीक। सर एक्वापोरिन सीएसएफ 4, एनालिसिस में हाँ ये ऑटो एंटीबॉडी होती है ना एक्वापोरिन 4, इसको आपने उसमें चेक करना है। अच्छा जी, ये फिर क्लासिक सर हमने पहले डिस्कस कर लिया इसमें था। इनर हाफ सर, लेकिन एमएस के प्लेग के कॉर्टिकल की तरफ वो नहीं होती ओपन रिंग। जक्स्ट्रा कॉर्टिकल भी होती है और पेरीवेंट्रिकुलर भी होती है, और इनकम्प्लीट आपको नहीं मैंने एनहांसमेंट लीजन है, दीज आर ऑलवेज डीमाइलिनेटिंग लीजन्स, तो ये एमएस के लीजन्स होते हैं, ठीक है। सर रिंग का मुंह की तरफ कोई बात तो नहीं है कि वो हमेशा कॉर्टिकल की तरफ हो या नहीं कहीं भी बोल इनवर्ड हो? सकते, लेकिन इनकम्प्लीट एनहांसमेंट होती है। सर ये कौन सी टाइप थी? सर ये एमएस ही कैनन था, एमएस। हाँ ओके। कैल्सिफाइड प्लेग्स हैं सर इसकी डिटेल्स। इसमें द कैनन बॉल कैल्सिफाइड मैट्स की डिटेल्स। मल्टीपल कैनन बॉल मेट्स, तो ये एडिनोकार्सिनोमा के मेटास्टेसिस थे, ठीक। और अगर आपको मेटास्टेसिस विद न्यूमोथोरैक्स मिले तो कौन से न्यूमोथोरैक्स कराते हैं मेटास्टेसिस? ऑस्टियोसार्कोमा। सार्कोमा कॉमनली ऑस्टियोसार्कोमा के मेटास्टेसिस जो होते हैं कैल्सिफाई भी होते हैं, और सर Pneumothorax। रेडियोपीडिया में कैल्सिफाइड मैट्स की अलग डीडी दी हुई है और कैनन बॉल की अलग दी हुई है, या सर ये कंबाइन ही हम ले? इसमें इतनी कैल्सिफिकेशन नहीं है जितनी वो है, ये कैनन बॉल्स वो है। तो क्वेश्चन अच्छा, ये है कि हाँ। जो ये कैनन बॉल्स हैं ये वेल कॉर्टिकेटेड है या जस्ट कैल्सिफाइड है या इनका कॉर्टेक्स भी डेवलप हुआ? जो आपके क्वेश्चन की समझ नहीं है, वेरिएबल साइजेस के सर क्वेश्चन डिफरेंट। हाँ। ये है कि सब मल्टीपल वेरिएबल साइजेस हम्म, मतलब मैसेज नजर आ रहे हैं, तो हम्म। ये जस्ट कैल्सिफाइड है या इनके कॉर्टेक्स भी डेवलप हुआ है? क्या ये ये सर वेल ये क्वेश्चन कॉर्टिकेटेड मेरा है? भी। कुछ में कैल्शियम है, कुछ कैल्सिफाइड नहीं है, वैसे ही सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू में। सर जस्ट सॉफ्ट टिश्यू हो तो फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आरसीसी भी आ जाएगा, कोरियोकार्सिनोमा भी आ जाएगा, हाँ ना, ऑस्टियोसार्कोमा भी आ ये जाएगा। यस सर यही लेकिन बात अगर है ना। हाँ और यही। अगर कॉर्टिकेटेड हो के बोन भी आ रही है आसपास तो फिर सर मोस्ट लाइकली फिर ऑस्टियोसार्कोमा होता है, वैसे सब जनरली यस सर, तो सर हम सारी ही डाल देना क्योंकि कैल्सिफाइड की भी हम्म, आएंगी और कैनन बॉल की अलग भी आती है। बिल्कुल ये इसी तरह है। अच्छा जी, ये बताएं। मल्टीपल हेमरेजिक हम्म, एरियाज ये फ्लेम शेप पेरिफेरल फ्लेम शेप ओपेसिटीज हैं। कापोसिस डायग्नोसिस। सार्कोमा हम इसका वर्क करेंगे। कापोसिस सार्कोमा CD4 काउंट देखना है, सर 700 ये से भी। कैसे प्रपोज 400 से ऊपर होगा सर, इसमें 200 से या 400 से ऊपर होगा। इसकी आप ओपेसिटी की वो देखें, लेस देन 200। इसकी आप ये देखें, इसको फ्लेम शेप्ड ओपेसिटीज कहते हैं, ठीक। इसमें ग्राउंड ग्लास भी आ सकती हैं और साथ इस तरह नोडुलर ओपेसिटीज भी आ सकती है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी ओपेसिटीज हैं इसकी देखें तो ये डायग्नोस्ड केस ऑफ कापोसी सार्कोमा, इट वाज अ केस ऑफ कापोसी सार्कोमा। सर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओपेसिटीज और नोडुल्स की, ये पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर होती है ना कापोसिस सार्कोमा में? हाँ। अच्छा जी, ये बताएं। सर इन पेरेन्काइमल हेमरेजेस और सर साथ में जो है वो सुप्राग्लिनोइड पोर्शन ऑफ आईसीए सर पैसिफाई नहीं हो रही है एंजियो पे मोया। आवाज सर कट मोया गया। में तो वो एंजियोग्राफी पफ ऑफ स्मोक अपीयरेंस आती है। हाँ इसमें नहीं है। ग्रे व्हाइट मैटर के जंक्शन के ऊपर है एक हाइपरडेंस तो ये हेमरेजिक इंफार्क्ट है वीनस टेरिटरी का। हाँ, और इसमें क्या दिखा रहे हैं बस?
ये क्या है? ये सर एनिरिज्म्स मैं मोया मोया में आपको कोलेटरल्स मिलेंगे मल्टीपल। इसमें सर ये कोलेटरल रप्चर्ड एन्यूरिज्म है। इसमें आपको मल्टीपल एन्यूरिज्म मिल रहे हैं, ठीक है। और एक एन्यूरिज्म है जो बिल्कुल पेरिफेरी में जाके आपको मिल रहा है। पेरिफेरी में आपको जब एन्यूरिज्म मिलते हैं तो उसमें आप क्या सस्पेक्ट करते हैं? माइकोटिक। माइकोटिक एन्यूरिज्म्स। ये आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ी होंगी ना चीजें, लेकिन उसमें माइकोटिक एन्यूरिज्म वो आपको डीएसए में भी दिखाते हैं। सर डी- टेरिटरी में आते हैं सर मोस्ट लाइकली। हाँ, जब आपको पेरिफेरी में मिलते हैं तो माइकोटिक का आपने सस्पेशन रेज करना है, ठीक है, रप्चर्ड हो जाते हैं। ये पेशेंट था, ये लास्ट केस है आज के लिए। ये पेशेंट था, डायलिसिस कर रहे थे, जैसे ही डायलिसिस खत्म करके उसका जो सिस्टम है निकाला तो वो पेशेंट स्ट्रोक पे चला गया। उसके बाद ये एमआरआई किया है, एसओसीटी किया। एयर एम्बुलिज्म एयर है सर ये सबफ्रंटल हाँ। और ऑक्सीपिटल में। एयर और सर उस एम्बोलिज्म। साइड पे मैटर डिफरेंशिएशन भी सर। इन्फार्क्ट भी हाँ, आ ये जगह आपकी पुअर डिफरेंशिएशन है, इन्फार्क्ट भी डेवलप हो रहा है। साथ ही इसकी कॉज एयर एम्बोलिज्म है। इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? साथ सीटी में क्या मैन्यूवर करेंगे? लंग विंडो लंग विंडो। एग्जामिनर को बोलना है कि आई वुड लुक एट द लंग विंडो फॉर कि ये जो एयर है कि कोई फैट डेंसिटी तो नहीं है। फैट एम्बोलिज्म में भी देखें तो इसी तरह की डेंसिटी आती है। या तो सीटी इसकी डेंसिटी लेंगे जो कि माइनस में ज़्यादा होगी, और लेकिन लंग विंडो बेस्ट चीज़ है जिसमें आपको एयर है नहीं। उस दिन मैंने न्यूमोसेफ्लिस के लिए भी आपको कहा था कि ट्रॉमा का केस हो तो उसको लंग विंडो में देखे तो थोड़ा सा न्यूमोसेफ्लिस मिलेगा और उधर ऑकल्ट फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक। तो बस यही केसेस हैं आज के लिए। मैंने कहा आज आप लोगों का डे वेस्ट ना हो। मैं भी आया हूँ तो अभी मैं फिर रेस्ट करता हूँ। 6-7 घंटे मुझे लग गए 2 घंटे के रास्ते में। तो इंशाल्लाह कल भी कुछ केसेस सर जो डिटेल में। आपने चेस्ट एक्सरे सर। ओके जी जी बोले। सर जो आपने चेस्ट एक्सरे दिखाया था सर जिसमें पेरिफेरल हमने जीजीओस का दिया हाँ था हाँ। सर उन्हें प्लूरल बेस्ड ओपेसिटी से सर मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किस तरह डिफरेंशिएट किया जाए। प्लूरल बेस्ड ओपेसिटीज लाइक आप कौन सी पैथोलॉजी को सोच? प्लूरल पैथोलॉजीज। जी सर मैं उस साइड पे फिर सर चली जाती हूँ प्लूरल बेस्ड ओपेसिटीज हो प्लूरल मैडम पेरिफेरल यानी कि रिवर्स बैटविंग में जाना है या प्लूरल बेस्ड ओपेसिटीज। जो प्लूरा वाली है ना, आप मेसोथेलियोमा के या प्लूरल थिकनिंग के कुछ केसेस रेडियोपीडिया पे देख लें, वो अलग होते हैं। वो इस तरह लंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इसमें लंग में ज्यादा उसकी लंग की इन्वॉल्वमेंट आपको अंदर नजर आ रही होगी। कोई कह रहा है कि वो लिंक मैंने शेयर की थी कल वाली। कल वाले वो वाले केसेस नहीं थे जो हमने एंड में एक्स्ट्रा केसेस किए थे ना, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। वो किसी के पास स्क्रीनशॉट है तो वो काइंडली अपलोड कर लें। बाकी इंशाल्लाह कल भी करेंगे, परसों भी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स परसों दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। कल परसों और फिर फ्राइडे को आपका एग्जाम है ना, ऐसे ही है। कल कुछ केसेस देख लेंगे और थर्सडे को जो है सिर्फ एक जर्नल डिस्कशन करेंगे कि किस तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है, अटेम्प्ट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।